तो कहानी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आई? चैप्टर 4, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स। मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी में लिंग, पंथ और जाति सबको समाहित करने की शक्ति है, लेकिन डेमोक्रेसी के प्रयोग करने वाली की प्रवृत्ति में अगर गड़बड़ी हो तो फिर ये जो समस्याएं हैं वो विकराल रूप ले लेती हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, मतलब लिंग और राजनीति। तो देखो भाई, कितना ही हम ढोल पीट लें कि स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया गया है, बराबर का हक है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अभी भी हालांकि बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी भेदभाव है। क्या भेदभाव है कि स्त्रियों को अभी भी घर के कार्यों के लिए माना जाता है कि ये घर का काम करने के लायक है, बच्चा संभालने के लिए है, और बाहर के कार्य के लिए पुरुष होते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा था, बहुत कुप्रथाओं से भी गुजरना पड़ा है। अभी भी बहुत सारी जातियां हैं जिसमें मर्द की पत्नी अगर मर जाए तो वो नई शादी कर सकता है, लेकिन विधवा औरत नई शादी नहीं कर सकती है। ये अभी भी है। कभी सती प्रथा था कि पति मर गया तो पत्नी को साथ में चिता में जलना पड़ता था, लेकिन ये पुरुष के लिए नहीं था। तो हम देखते आ रहे हैं कि हमारा देश जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हालांकि बहुत परिवर्तन आया है, इसी को हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आए हैं। अभी भी जो है वो अच्छे स्कूलों में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। अभी भी बड़े शहरों में तो बड़ी भयावह स्थिति है, लड़कियां अकेले रात में सड़कों पे घूम नहीं सकती। फिर उसके खिलाफ दहेज को लेकर के घरेलू हिंसा, भेदभाव अभी भी है। बच्चियों का जो है वो जन्म लेने के पहले उसकी हत्या कर देना, भ्रूण हत्या के रूप में, ये सारी समस्याएं हैं। तो इन आवर कंट्रीज सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ वाइड स्प्रेड। तो यहाँ पर जो है सो काफ़ी हमारे देश में है अभी। जैसा हमने कहा कि वुमेन जो है होम वर्क एंड चिल्ड्रन के लिए, मेन जो है आउटसाइड वर्क के लिए। लिटरेसी को अगर हम ले लें, आंकड़ा से तथ्य अधिक क्लियर होते हैं। तो अगर हम लिटरेसी का ले लें तो फीमेल 54% लिटरेट है, जबकि मेल 76%। यहाँ भी भेद दिखाई दे रहा है। उसके बाद में वीमेन आर पेड लेस देन मेन, और पुरुषों से महिलाओं को जो है मजदूरी कम मिलती है। ये भी तथ्य है, ये भी फैक्ट है। गर्ल चाइल्ड इज एबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। पैदा होने के पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता है, इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। और सेक्स रेशियो जो है वो 919 है गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या कम है इसीलिए। और फिर एक्सप्लॉयटेशन एंड सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस से भी वो ग्रसित होती हैं। अब इसके लिए करना क्या है? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले, मतलब वो मूवमेंट जो औरत या मर्द के द्वारा चलाया जाता हो, जिसमें औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया जाता हो, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, जो ऐसा सोच रखता है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स in different parts of the world brought drastic change in political, legal, educational and social status of women। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले कि नहीं, औरत और मर्द जो है वो बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, तो उसके चलते उनके
उनकी स्थिति चाहे पॉलिटिकल हो या लीगल हो या एजुकेशनल हो या सोशल हो, सामाजिक हो, उनके स्टेटस में बहुत बदलाव आया है। और नाउ वी कैन सी इन द केस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई इन स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर उनकी भागीदारी पब्लिक लाइफ में बहुत अधिक है। फेमिनिस्ट के बारे में मैंने बताया, ए वुमन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन, इसको फेमिनिस्ट कहते हैं। इंडियन सोसाइटी इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, हाउएवर कंडीशंस आर इम्प्रूविंग सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद काफ़ी स्थितियाँ बदली हैं। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी लो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कैसे है, आंकड़ों से हम लोग देखेंगे, लेस देन 10% इन लोकसभा एंड लेस देन 5% इन स्टेट असेंबलीज। तो 10% से भी कम लोकसभा में आती हैं, 5% से भी कम यहाँ पे राज्य के असेंबलीज में वो आती, चुन करके आती हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। जहाँ तक पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात है, वहाँ पे 35% सीट्स जो है उनके लिए आरक्षित रखा गया है। पंचायत चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि उसमें जीतती महिलाएं हैं अपने सीट से, लेकिन काम करने वाले उसके पति ही होते हैं। जैसे मुखिया पति, प्रमुख पति, ऐसे ऐसे नाम दे करके, और जो असली काम जो करने वाले होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। ये अभी बदलाव आना बाकी है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो कदम उठाए गए हैं इनको एम्पावरमेंट करने के लिए, इनको शक्तिशाली बनाने के लिए वुमेन्स को, इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने नाम सुना ही होगा। एंटी डॉरी एक्ट, इसके खिलाफ एंटी डॉरी मतलब जो है वो एक्ट बनाया गया है डॉरी के खिलाफ। सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिटेड, कोई भी पता नहीं कर सकता है कि जन्म लेना बच्चा वो लड़का है या लड़की है। फिर है इक्वल रिनमरेशन एक्ट 1976 इम्प्लीमेंटेड फॉर इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एंड वुमन, मतलब बराबर काम के लिए, एक समान काम के लिए एक समान मजदूरी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। ये लाया गया 1976 में। उसके बाद में 5वां है 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही किया है। तो यहाँ पे इनको भी पॉलिटिकल भागीदारी दी गई है अभी, लेकिन अभी ऊपर स्तर पे आना बाकी है। असेंबलीज में और लोकसभा में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। चर्चाएं चलती हैं, होती हैं, लेकिन अभी तक इस बिल को पास नहीं किया गया है। तो ये था जेंडर के बारे में। अब दूसरा जो मुद्दा है देश का वो है रिलीजियन। तो इसमें कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन से कम्युनलिज्म एंड उससे फिर पॉलिटिक्स। तो दो इंडिया इज सेकुलर कंट्री, हालांकि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। नो स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को कोई विशेष दर्जा, स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है। एवरीवन हैज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ इट्स ऑन चॉइस, सबको ये अधिकार है कि वो अपनी मन मर्जी जिस पंथ का चाहे उसका वो प्रैक्टिस कर सकता है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स डिमांड प्रोटेक्शन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए ह्यूमन ग्रुप्स जो है वो हमेशा मांग करते रहते हैं। बट इन इंडिया कम्युनलिज्म इज ए सीरियस इशू, लेकिन यहाँ पर जो है वो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इज डेंजरस फॉर द कंट्री, और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो कंट्री के लिए क्या होता है, बड़ा ही घातक होता है। और इसको आपने देखा होगा, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म लीड्स टू नेशन डिसइंटीग्रेशन विच वी हैव सीन इन 1947। और जब एक्सट्रीम हो जाए सांप्रदायिकता तो वह देश के लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, जो कि हमने 1947 में देखा। देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये है थोड़ा सा कि ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हित की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम लोग सांप्रदायिकता के रूप में करेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा
खतरा है, शांति के लिए, प्रगति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब एक तीसरा फैक्टर है, वो आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये तो ज़बरदस्त छाया हुआ है पूरा, बाकी जगहों में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन राजनीति का जहाँ तक मामला आता है वहाँ पर जातीयता तो एकदम से चरम पर होने लगती है। खास करके चुनाव में ये बड़ा तनाव का कारण हो जाता है और बहुत बड़ा इसका जो है वो प्रभाव देखा जा सकता है चुनाव में। तो कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो इस प्रकार से ये घर कर गया है जड़ों में कि कास्ट जो है वही सोशल कम्युनिटी का एक बेसिस है, मूल कारण है। कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय पार्टीज एज पर कास्ट मेजॉरिटी। और जहाँ पर जिस जाति का प्रभाव होता है, उसकी संख्या अधिक होती है, उसी जाति से सभी पार्टियाँ अपना कैंडिडेट देती हैं। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इंटर इनटू कोलिशन लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज। और जब ये महसूस होता है कि एक जाति से काम चलने को नहीं है, तो क्या करते हैं, विभिन्न जातियों का एक समूह बना देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। बहुत सारे पिछड़ी जाति को मिला दिया, उसको कह दिया बैकवर्ड कास्ट। बहुत सारे जो है वो अगड़ों की जाति को मिला दिया और उसको हमने कह दिया फॉरवर्ड कास्ट। मतलब एक जाति से जब मेरा काम नहीं चलेगा तो फिर हम ग्रुप ऑफ कास्ट बना करके फिर हम कार्ड खेलते हैं कास्ट का। तो यहाँ पे जो है सो ग्रुप ऑफ कास्ट भी आ जाता है पॉलिटिक्स में। आगे देखेंगे, इट मे बी गुड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लास बट इट शुड नॉट लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। हाँ, जो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये अच्छा है कि इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ये ऐसा ना हो जाए कि इसके चलते मतभेद और हिंसा होने लगे। तो इसका बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि जातिवाद ना रहे, पॉलिटिक्स में जातिवाद हावी ना हो, अच्छे लोग चुन करके जाएं जो सबको लेकर के चलें, सबके विकास की बात करें, सबके हित को देखें। तो इसके लिए सॉल्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास हो, गरीबी नहीं होगी तो फिर इन सब चीज़ों में जनता फंसेगी नहीं। दूसरा है अर्बनाइजेशन, मतलब अगर शहरीकरण, बड़े बड़े शहरों में जो है वो जाति पाति से मुक्त होते हैं। शादी ब्याह का भी मामला हो और भी चीज़ हो तो वहाँ पर बहुत अधिक जाति पाति पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर जो पॉलिसीज़ है, जो विकास का मुद्दा है वो हावी होता है। वहाँ पे जो है वो राष्ट्र है और भी चीज़ें आती हैं तो वो हावी होता है। और वहाँ पर कास्ट फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन निचले स्तर पर होता है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन, और ये मतलब जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़े अनपढ़ होते हैं, उनको हाँकना ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट अगर हो जाए, साक्षरता दर बढ़े और एजुकेशन व्याप्त हो तो ये समस्या का निदान स्वयं हो सकता है। उसके बाद जॉब्स, अगर लोगों को नौकरी मिले तो फिर वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी नहीं है, उसके पीछे जाने की फुर्सत ही नहीं है, काम में लोग लगे हुए हैं, तो इन सब चक्कर में नहीं फंसेगा कोई। एंड फिफ्थ है अवेयरनेस, जागरूकता, सो दैट पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस गुरु कैन नॉट एक्सप्लॉयट द जेंटल पीपल, सीधे साधे लोगों को, ताकि ये जो राजनीतिक नेतागण हैं और जो धार्मिक गुरु हैं वो बहका ना सकें, उनको उनका शोषण ना कर सकें पंथ के नाम पर, जाति के नाम पर, कि भाई इधर वोट करो उधर वोट करो, कुछ मतलब आसानी से बहक जाते हैं अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव में, कि कंट्री जो है वो मेरा सबसे ऊपर है, जाति बाद में है। ऐसी भावना जब आएगी, जब जागरूकता आएगी कि देश ही सर्वोपरि है, तो इसका समाधान आसानी से निकल सकता है। तो ये था हमारा
जेंडर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, और ये बड़े कंसर्न हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, और ख़ास करके भारत में ये बड़े जो है वो संवेदनशील मुद्दे हैं। तो इसका निराकरण इन चीज़ों से हो सकता है, विकास करके, अर्बनाइजेशन से, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन से, जॉब से एंड अवेयरनेस से। तो ये था चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का सिविक्स का। और फिर आगे हम देखेंगे अगला चैप्टर, फिर कैसे हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस इसमें तो इतना ही।